Hello everyone and welcome to BizSpark with Kamran. I am Kamran and today we are moving towards our first topic of AS, nature of business activity. In this lesson, we will explore basic concepts and discuss how to apply them effectively in your exam. So get your notes ready and let's begin. We are starting with the first stuff, the nature of business activity. नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि व्हाट इज मेंट बाय द टर्म बिजनेस एंड इवन बिजनेस एक्टिविटी. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म, बिजनेस. व्हाट इज बिजनेस? बिफोर आई स्टार्ट, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस. बच्चों से अक्सर बात की जाती है कि why you people are studying business. तो उसका जवाब ज्यादातर ये आता है to earn money. और secondly, a common answer is that this subject is very easy and sciences are difficult. Both answers are correct up to certain extent. लेकिन इन दोनों चीजों को समझने के लिए we have to understand कि सबसे पहले you have to work hard. बिजनेस आपको क्या बताएगा? The tricks and tactics how to go ahead with the business and or to deal with the different situations. Or secondly, yes, it is easy, but in exams it seems to be a difficult subject to score because you need some better analytical and evaluative skills, so which you can develop through the proper understanding of business. So first we are understanding the term what is business. Business क्या है? देखिए, business is a place, is an entity or organization जहां पर different kind of business activities are performed. कुछ activities perform की जाती हैं. तो बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के साथ साथ वी हैव टू अंडरस्टैंड द टर्म बिजनेस एक्टिविटी. जब आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो बिजनेस अंडरस्टैंड कर पाएंगे. बिजनेस एक्टिविटी क्या है? जहां पर वेयर देयर इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज. तो ऐसी प्लेसेस जहां पर कोई प्रोडक्शन हो रही है, किसी चीज को बनाया जा रहा है या सर्विस दी जा रही है. फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ फर्नीचर हो रहा है या आपको कोई सर्विस दी जा रही है. अ डॉक्टर इज गिविंग यू अ सर्विस, अ लॉयर इज गिविंग यू अ सर्विस, अ कंसल्टेंट, अ टीचर और एनीवन एल्स. तो जहां पर गुड्स की प्रोडक्शन हो रही है या सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, वन कैन से इट्स अ बिजनेस एक्टिविटी. सो वन थिंग वी आर क्लियर अबाउट इज द बिजनेस एक्टिविटी. नाउ मूविंग बैक, तो बिजनेस एक एंटिटी और प्लेस है जहां पर गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, बट कीपिंग इन माइंड फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग प्रॉफिट. तो बिजनेस एक ऐसी प्लेस जहां पर बिजनेस एक्टिविटी की जा रही है. जैसे फॉर एग्जांपल, कहीं पर फर्नीचर प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो देखें उसका पर्पस सिर्फ प्रोडक्शन करना नहीं है. उसने उसके बाद उस प्रोडक्ट को सेल आउट करना है टू द फाइनल कंज्यूमर. और पर्पस क्या है? टू अर्न और टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. ठीक है, कभी कभी लॉस भी हो जाता है, लेकिन पर्पस यही है कि आपने प्रॉफिट अर्न करना है. दिस इज नोन एज बिजनेस. आप देख लें, आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई हॉस्पिटल है, कोई लॉयर है, हर कोई बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसका मेन पर्पस क्या है? टू अर्न प्रॉफिट. ठीक है, तो आई थिंक द टर्म बिजनेस इज क्लियर. अब हम आगे मूव ऑन करते हैं और बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेके चलते हैं. तो बिजनेस के इनिशियल कॉन्सेप्ट्स इकोनॉमिक्स के साथ मैच करेंगे. तो उसके लिए हम आगे बढ़ने के लिए फर्स्ट थिंग
which we have to understand the term needs and wants. इस पे मैं ज़्यादा time move on नहीं करूँगा because every student is clear about needs and wants. Needs क्या है? Needs are the necessities of life. Like food है, shelter है, clothing है. तो ये आपकी basic needs हैं. My point to give you an understanding is about the wants. Wants क्या है? Wants are very important, but it is not a need. Without wants, yes, we can survive. For example, जो कार है वो एक want है. No doubt, car is very important for us. Yani, it looks like a need, but actually it is want. I want to travel somewhere. My car is out of order. No problem. I can order through the Yango. I can travel through any other source. So what it means कि ये wants हैं इनका हम कहीं ना कहीं alternative find out कर लेते हैं. और नीड्स में भी फूड शेल्टर क्लॉथिंग बेसिक डिग्री की बात कर रहे हैं. जैसे फूड, भूख लगी है, यू आर हंग्री, यू हैव टू क्विकली गो अहेड, आपको अपनी भूख मिटानी है. अब अगर इसमें भी इफ यूर सेइंग कि फूड इन सरीना और फूड इन मैरियट, तो दैट इज नॉट अ नीड, राइट. इसी तरह वांट्स आगे बढ़ती चली जाएंगी. जब लास्ट पॉइंट जिस पे मैं मूव ऑन कर रहा हूं एंड द होल डिस्कशन विल स्टार्ट नाउ, दैट इज नोन एज के वांट्स आर अनलिमिटेड इन नेचर. वी ऑल नो वांट्स आर अनलिमिटेड इन नेचर. अगर मैं कहूं कि वांट्स हैव मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट, तो ये ज्यादा बेहतर होगा. वन वांट लीड्स टू अनदर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और वांट्स ऐसी हैं जो मल्टीप्लाई करती चली जाती हैं, राइट. अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक्चुअली यही तो है. आप कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में इकोनॉमिक प्रॉब्लम या स्कैर्सिटी, आप कह सकते हैं कि अनलिमिटेड वांट्स एंड, सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें, एंड लिमिटेड रिसोर्सेस. तो देखें वही जो हमने लास्ट बात की कि वांट्स आर अनलिमिटेड. अब हम क्या कह रहे हैं? अनलिमिटेड वांट्स लीड्स टू द नेक्स्ट पॉइंट. वो हमें आगे की तरफ मूव ऑन कर रही हैं कि अनलिमिटेड वांट्स हैं लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड हैं. हम जितने भी लोग हैं, वी ऑल आर सफरिंग विद द वन प्रॉब्लम कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं. तो अब जब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और वांट्स आर अनलिमिटेड, दैट लीड्स टू स्कैर्सिटी. तो ये स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट है. और इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी यही है कि इकोनॉमी के अंदर भी यही कुछ हो रहा है कि जब जब पॉपुलेशन ग्रो करती है, हमारी इकोनॉमिक रिसोर्सेज इंक्रीज नहीं कर रहे हैं. आप देख लें, जब जब पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, देयर इज अ प्रॉब्लम अबाउट रिसोर्सेज. ऑयल डिप्लीट होता चला जा रहा है, हमारे पास रिजर्व्स नहीं है. तो इस तरह जब जब इकोनॉमी के अंदर आप कोई भी प्रॉब्लम उठा के देख ले, तो उसका कॉन्सेप्ट स्कार्सिटी से ही चलता है. तो अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, राइट, इसको हम स्कार्सिटी कहते हैं. इसका मतलब है ये हमारा अफोर्डेबिलिटी प्रॉब्लम है. हम सब ने कहीं ना कहीं स्कार्सिटी को फील किया है. आप किसी शॉप पे गए, आपने कुछ परचेज किया, और जो आपका बिल है वो ज्यादा बन गया, और आपकी जेब में पैसे कम हैं. व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज स्कार्सिटी. तो स्कार्सिटी हम कहते हैं अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज. रिसोर्सेज स्कार्स होते हैं. और ये कॉन्सेप्ट आपको फर्दर आगे लीड ऑन कर रहा है टुवर्ड्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन. हम कह सकते हैं कि इट इज नोन एज अ सेक्रीफाइसिंग कॉस्ट. एक चीज को छोड़ देना, सेक्रीफाई कर दिया, एक चीज को छोड़ दिया, दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. और ये क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी. यू हैव टू टेक डिसीजंस, यू हैव टू टेक अ चॉइस डिसीजन. आपको दो में से एक चूज करना होगा. तो जिस चीज को आपने छोड़ दिया, दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि आप एक चीज को पिकअप कर रहे हो और जिसको छोड़ रहे हो, यू आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट ऑफ दैट प्रोडक्ट. तो जिसको आपने छोड़ा, दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. फॉर एग्जाम्पल, आप यूं समझ लें कि एक गवर्नमेंट है एंड दे हैव अ सर्टेन बजट टू गो अहेड टू कंस्ट्रक्ट अ स्कूल. गवर्नमेंट स्कूल की तरफ प्लान कर रही है, या हॉस्पिटल.
अगर आप स्कूल की तरफ जाते हैं तो यस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? आपका हॉस्पिटल इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो एक चीज को छोड़ दिया, अब आपने क्या किया, आपने हॉस्पिटल को छोड़ दिया, तो हॉस्पिटल इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इसी तरह अदर वे अराउंड, अगर आप हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं तो स्कूल इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट इट मींस कि हॉस्पिटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है कि आपने, यू हैव मिस्ड आउट द अपॉर्चुनिटी ऑफ सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव। आप शॉप्स पे जाते हैं, कई दफा कैश एंड कैरीज पे गए, आपने प्रोडक्ट्स परचेज की, काउंटर पे आए, बिल ज्यादा बन गया, जेब में पैसे कम हैं, तो आप क्या करेंगे? तो फर्स्ट थिंग जो आपने करनी है, आपने कुछ आइटम्स को उसमें से निकाल देना है। कौन से आइटम्स को बाहर निकालेंगे? वो आइटम्स विच आर लीस्ट इंपॉर्टेंट, तो उनको आप साइड लाइन कर देंगे। ये एक डायग्राम इसी चीज को एक्सप्लेन कर रही है। अब अभी हम मूव ऑन करेंगे ऊपर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स। तो कि यही बता रहे कि लिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड रिसोर्सेज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड लीड्स टू स्कार्सिटी। चॉइस डिसीजन है, ये देखें, आपको चूज करना पड़ेगा और इसी को आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। राइट, अब मूव ऑन करते हैं विद अ सिंपल टॉपिक। हमारे बिजनेस के बच्चों को काफी ज्यादा इसका कॉन्सेप्ट है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, समटाइम्स यू स्टार्ट राइटिंग इट लाइक एफओपीज। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज। लैंड क्या है? लैंड एक नेचुरल रिसोर्स प्रोविजन है हमारे लिए। अगर हम आगे मूव ऑन करें तो विल सी कि लैंड क्या है। लैंड में ज्यादा बात नहीं करूंगा बिकॉज बहुत से बच्चों को पता है, लेकिन कुछ बातें कि लैंड इज बेसिकली अ नेचुरल रिसोर्स, इससे हमें नेचुरल रिसोर्स मिलता है। और आपको पता है कि हमारा ओरिजिन ऑफ प्रोडक्शन इज कम्स फ्रॉम द लैंड। तो अब नेचुरल रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज से आपने आगे मूव ऑन करना है। फॉर एग्जाम्पल, द बेसिक एक्टिविटी स्टार्ट्स फ्रॉम द लैंड। जैसे ट्रीज हैं, ट्रीज से वुड मिलता है, वुड से फर्नीचर बनता है। राइट, तो आप देख लें, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल है, जमीन से मिलता है, ऑयल को फिर आप रिफाइन करते हो, फिर आप उसको कन्वर्ट करते हो फाइनल प्रोडक्ट में। तो लैंड आपका बेसिक ओरिजिन है। और इसमें आप ये भी जहन में रखें कि लैंड के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं, विच इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज कि रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो है जो दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं, जो दोबारा से अल्लाह ताला की तरफ से रीजनरेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ ट्रीज काटते हैं, वहां पर कुछ और ट्रीज मिल जाते हैं। इसी तरह ये जो आपकी फार्मिंग बिजनेस है, आप एक लैंड से एक फसल लेते हो, उसके सर्टेन टाइम बाद दूसरी आ जाती है। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल हम कह सकते हैं जो डिप्लीट होते हैं, जैसे ऑयल रिजर्व्स वगैरह। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं लेबर की तरफ। लेबर आपको पता है क्या है? वर्कर्स है हु पुट्स देयर मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट। पर्पस क्या है? ऑब्वियसली व्हाई यू आर गिविंग द एफर्ट्स, मेंटल एफर्ट्स अप्लाई कर रहे हो टू अर्न सैलरी। बट लेबर अनदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसके बगैर हम आगे मूव ऑन नहीं कर सकते। और लेबर की बहुत सारी क्लासिफिकेशंस हैं, बट यहां मैं भी आपको दो बता रहा हूँ, स्किल्ड, अनस्किल्ड, वरना सेमी स्किल्ड, और बहुत सारी चीजें हैं। स्किल्ड वर्कर्स, फॉर एग्जाम्पल, आप एक रेस्टोरेंट में देखें, आपको नजर आएगा कि मैनेजर इज अ स्किल्ड वर्कर, शेफ इज अ स्किल्ड वर्कर, बट वेटर इज अनस्किल्ड। उसके लिए कुछ ज्यादा बड़ी डिग्री एंड रिक्वायरमेंट्स नहीं है, थोड़ा बहुत हम उसे गाइड करते हैं और उसे बताते हैं हाउ टू सर्व द टेबल एंड हाउ टू डील विद कस्टमर्स। तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी आपकी स्किल्ड लेवल जॉब नहीं चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल क्या? कैपिटल की डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं, बट यहां हम अभी जो बिजनेस के लिए बात करेंगे, सिंपल वर्ड अगर हम याद करें तो रखें तो कैपिटल इज इन्वेस्टमेंट। और फिर ये इन्वेस्टमेंट आगे कन्वर्ट हो जाती है इनटू द डिफरेंट एरियाज। जैसे कि आप उससे नॉन करंट एसेट खरीदते हो, कोई मशीनरी खरीद लेते हो, कोई बिल्डिंग खरीद लेते हो। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट पैसा है, आपको पैसा चाहिए, आपने बिजनेस को स्टार्टअप करना है और बिजनेस को लॉन्ग रन ग्रो करना है। एंड देन कम्स एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर। एंटरप्राइज बिजनेस को कहते हैं। एंटरप्रेन्योर ऑब्वियसली द वन हु स्टार्ट्स द आइडिया, जो अपना बिजनेस शुरू कर रहा है उसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन है? द वन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस आइडिया, जिसके पास एक इनोवेटिव आइडिया है, जो अपनी इनोवेशंस को, जो अपनी थॉट्स को कन्वर्ट करना चाहता है इनटू द रियलिटी। तो एंटरप्रेन्योर इज द वन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस, हु इज अ डिसीजन मेकर एंड अ रिस्क टेकर। अब ये कुछ बातें हमें समझनी पड़ेंगी
कि एंटरप्रेन्योर्स क्या हैं। एंटरप्रेन्योर के बारे में एक सिंपल वर्ड का सेंटेंस कहा जाता है कि he is the one who combines other factors of production, means land, labor, capital. No doubt land is important, labor is important, capital is important, but entrepreneur की thinking, how to gather those three factors, उनको लेके कैसे चलना है। आपने देखा some businesses have limited resources, लेकिन they are highly profitable because of the entrepreneur's thinking and ideology। तो एंटरप्रेन्योर क्या है? जो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, जो अपने बिजनेस को कैरी ऑन करता है, इसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ए लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को मालूम है कि ये क्वेश्चन मोस्ट कॉमनली आपने देखा होगा पेपर 1 में, और वो भी सेक्शन ए में, एंड इट कम्स नॉर्मली फॉर 5 मार्क्स। और वो क्या है? कहते हैं जी कि क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर लिखें। तो क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, द फर्स्ट क्वालिटी आप जानते हैं कि शुड बी अ गुड डिसीजन मेकर एंड अ रिस्क टेकर। देखिए, पॉइंट स्टूडेंट लिख देते हैं, बट यू हैव टू डेवलप योर पॉइंट। द कॉमन प्रॉब्लम इन ए लेवल्स एग्जाम्स कि वो डेवलप नहीं कर पाते, तो डेवलप करना है। तो शुड बी अ गुड डिसीजन मेकर, फॉर एग्जाम्पल देखिए रिस्क टेकर तो है, लेकिन याद रखें आज का जो डिसीजन आप करेंगे उसका रिस्क इज एसोसिएटेड इन फ्यूचर, विद फ्यूचर। तो उसका आपको आंसर फ्यूचर में मिलेगा, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 महीने के बाद आपको पता लगेगा कि हमारा डिसीजन ठीक था कि गलत था। सो इसलिए वो एक रिस्क टेकर है और उसमें एबिलिटी होनी चाहिए टू बियर दैट रिस्क। देन कम शुड बी इमोशनली इंटेलिजेंट, यानी एंटरप्रेन्योर शुड बी इमोशनली वेरी स्मार्ट। दिस शुड बी इमोशनली वेरी इंटेलिजेंट। इट शुड नॉट बी लाइक कि डिफरेंट सिचुएशंस आए तो वो चोक कर जाए, नहीं। दे शुड सेंस सिचुएशन, उन्हें दे शुड बी कूल एंड काम, अपनी इमोशंस में गलत डिसीजन ना करें। उन्हें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस का पता होना चाहिए। कनेक्टिंग दिस पॉइंट हियर, यानी वो देखें कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, एंड देन दे स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। समटाइम्स जरा सा गलत हुआ, ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हुआ, तो जो एंटरप्रेन्योर्स है वो गलत डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, नो नॉट लाइक दिस। He should be a cool-minded person, should take decisions according to situation. Then comes entrepreneur should have intellectual capital. आगे हम इसको discuss करेंगे in detail. Intellectual capital का मतलब है innovations. He should have creativity. उसके पास creativity होनी चाहिए, ideas को किस तरह float करना है। Then should be sharp, intelligent, and reach to the core issues quickly. सिंपल पॉइंट है कि एंटरप्रेन्योर स्मार्ट होने चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए हमने किस तरह डिसीजन करना है। इसको भी आप अगेन इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ डेवलप्ड एनालिसिस ये पॉइंट्स में डाल सकते हैं। एंड एंटरप्रेन्योर शुड बी लाइक एन एग्जाम्पलरी फिगर फॉर अदर्स, शुड फाइट फ्रॉम द फ्रंट। मतलब अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आए, तो एंटरप्रेन्योर शुड नॉट बी द बैक फुट, ही शुड बी एन एग्जाम्पलरी फिगर्स फॉर अदर्स। एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। किसी भी टीम का कैप्टन देख लें, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे फुटबॉल हो, आप देख लें कोई भी जो कैप्टन चूज किया जाता है वो अच्छा होता है कि बुरा होता है? आप क्या कहते हो? अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? रीजन क्या है? रीजन ये है कि वो दूसरों के लिए एक एग्जाम्पलरी फिगर होता है। जब भी बुरा वक्त आता है, वो जो आपका कैप्टन है वो अप फ्रंट होता है। तो इसी तरह बिजनेस के अंदर भी लीडर आपका एक एग्जाम्पलरी फिगर होना चाहिए। राइट, क्लियर? अच्छा, रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप याद रखिएगा। एंटरप्रेन्योरशिप को एक ही तरह से कैरी किया जाता है, एक ही चीज है। आगे हम थोड़ी इस पे मजीद डिस्कशन करेंगे कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक है क्या है, उस पर हम बात करेंगे। बहरहाल रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर सिंपल सी बात है कि एंटरप्रेन्योर्स के कुछ जेन्युइन रोल्स हैं, एंड द फर्स्ट रोल इज दैट दे शुड हैव अ गुड बिजनेस आइडिया। उनके पास एक बिजनेस आइडिया होना चाहिए। ठीक है, हैव एन आइडिया ऑफ द न्यू बिजनेस, कि वो क्या करना चाह रहे हैं। और सिर्फ आइडिया से कुछ नहीं होगा। आई हैव सो मेनी आइडियाज इन माई माइंड, लेकिन जब तक मैं उनको कन्वर्ट नहीं करूंगा ऑन पेपर, तो तब तक वो आइडिया एक प्लान ही रहेगा और कुछ नहीं होगा। तो अब हम उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू बिजनेस प्लान। ऑब्वियसली जब आप कभी बैंक लोन लेने जाते हैं तो वो आपके आइडिया पे आपको पैसे नहीं देंगे, वो कहेंगे कि आप आइडिया
अपना फ्लोट करें और उसके लिए एक प्रॉपर बिजनेस प्लान डेवलप करें जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स हों, जिसमें आपके डिफरेंट पार्ट्स हों, मार्केटिंग में क्या करना है, फाइनेंस में क्या करना है, कस्टमर्स कैसे होंगे, तो वो बिजनेस प्लान होगा। उसके बाद ऑब्वियसली उसके पास कुछ सेविंग्स होनी चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सके। इफ यू डोंट हैव सेविंग्स, हाउ कम यू कैन स्टार्ट द बिजनेस? तो कैपिटल का होना जरूरी है। एंड देन द टू थिंग्स कॉमन एक जैसी मूव ऑन करेंगी, और वो क्या है कि एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग अ बिजनेस एंड एक्सेप्ट द मींस एंटरप्रेन्योर ऐसा हो जो फ्यूचर रिस्क को अंडरस्टैंड करे कि अगर बिजनेस फेल हो गया तो क्या होगा, और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो जिसको पता होना चाहिए कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे कैरी ऑन करूंगा। इसको कहा जाता है क्वालिटी रोल, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो एंटरप्रेन्योर ऐसे होने चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल हो और फ्यूचर फेलियर का अगर कोई ऐसा हो या लॉस का कोई हो तो वो बियर कर सके। देन कम्स द स्मॉल थिंग्स, अब बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप। अब एक एंटरप्रेन्योर को किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, क्या उसके सामने बैरियर्स हैं, तो उनको अंडरस्टैंड करते हैं कि वो क्या इश्यूज हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये तो बड़ा कॉमन सा है। एक बड़ी सिंपल बात है, आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो आपको बार बार आएंगे, और फिर इनिशियल प्रॉब्लम कि हाउ टू स्टार्ट द बिजनेस, हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड, मुझे इन्वेस्टमेंट्स करनी है, मुझे मशीन्स खरीदनी है, और बहुत सारे काम करने हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स करने हैं। तो उसके लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम, एक पैसों का प्रॉब्लम हमें नजर आएगा। देन सेकेंडली लोकेशन प्रॉब्लम, क्यों? एवरी बिजनेस वांट्स अ सूटेबल लोकेशन। इस बात पे गौर कीजिए कि सूटेबल लोकेशन एट रीजनेबल प्राइस। अब ये दोनों चीजें एक साथ मिलना मुश्किल हो जाती है। कभी कभी आप सूटेबल लोकेशंस को देख रहे हो और रीजनेबल प्राइस नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घरों के करीब एक बहुत बड़ी मार्केट डेवलप होती है, आप देखेंगे कि जो फ्रंट साइड है वहां पर जितने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वो लोकेट करेंगे बिकॉज दे हैव एनफ मनी। तो वो अपने उन पैसों से रीजनेबल प्लेस भी ले लेंगे, सूटेबल प्लेस लेंगे, लेकिन छोटे बिजनेसेस हैं उनके लिए मुश्किल होगा कि वो अच्छी प्लेस वहां पर ले सकें। तो आपने अक्सर देखा है कि कई छोटे बिजनेसेस वो मार्केट की बैक साइड्स पर होते हैं। क्यों? क्योंकि वही बात कि difficult to find suitable location at reasonable price. Then comes lack of business opportunity। जो आइडिया फ्लोट कर रहे हैं, जो बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें फ्यूचर डेवलपमेंट कम है। होता है ऐसे, बाज ऐसे आइडियाज होते हैं जिनको आगे कैरी करना मुश्किल हो जाता है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी कम होती है। देन इंटेंस कंपटीशन, वेरी ट्रू। आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप अपना आइडिया लेके आते हो, लेकिन मेजर प्रॉब्लम आपके लिए एक और भी होती है, इंटेंस कंपटीशन। मार्केट में देयर आर टू मेनी कंपेटिटर्स, और हम इसको आगे ले चलते हैं, और देयर आर टू मेनी सब्सटीट्यूट्स। डिफरेंट कंपेटिटर्स वो फिर आगे डिफरेंट किस्म के सब्सटीट्यूट्स भी डेवलप कर रहे हैं और रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो मेरे लिए सरवाइव करना इसलिए मुश्किल होगा कि कंपटीशन भी है और कनेक्टेड सब्सटीट्यूट्स भी हैं। तो बिजनेस के लिए यहां मूव ऑन करना, ये भी उनके लिए इट विल बी अ बिग चैलेंज फॉर देम। देन अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमें नजर आएगी कंज्यूमर बेस, बिकॉज कस्टमर्स को पता नहीं है हम कौन है, उन्हें भी हमारे बारे में क्लैरिटी नहीं है। तो कंज्यूमर बेस नहीं है हमारे पास उस तरह का कंज्यूमर नहीं है। जैसे एक बड़ा बिजनेस, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे किसी भी जगह पर अगर केएफसी स्टार्ट हो जाए तो वो पब्लिसिटी नहीं करते, वहां पर क्या लिखा होता है, कमिंग सून, बस। दैट विल बी एनफ। कंज्यूमर बेस डेवलप्ड, डे वन दे विल हैव अ मेगा सेल। लेकिन आम बिजनेस के लिए ये प्रॉब्लम होगा क्योंकि वो नया बिजनेस है, कंज्यूमर बेस नहीं है। ही हैज टू सिट इन मार्केट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और आहिस्ता 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 उसकी क्लाइंटेज बढ़ना शुरू हो जाएगी। देन अगेन अनदर प्रॉब्लम, मैनेजमेंट इश्यूज, वेरी कॉमन। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास रिसोर्सेज है, आई हैव एवरीथिंग, बट आई डोंट हैव सम गुड मैनेजमेंट स्किल्स, प्रॉब्लम्स आएंगी। आपने मैनेजर्स हायर किए हुए, मैनेजर्स अच्छे हैं लेकिन उनके पास एक वो मैनेजेरियल स्किल लैक कर रहा है, तो ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। एंड देन लास्ट, एक्सटर्नल इकोनॉमिक शॉक्स। आंसर्स एग्जाम में ऐसे लिखें जिसपे यू कैन राइट मोर। छोटा प्रॉब्लम पिक करेंगे, हो सकता है डेवलप करने में प्रॉब्लम हो, तो आप कोशिश करें कि अच्छे प्रॉब्लम्स को पिकअप करें। जैसे अब एक और प्रॉब्लम आ गया, एक्सटर्नल इकोनॉमिक शॉक्स। एक्सटर्नल इकोनॉमिक शॉक्स क्या है? आपको पता है कि जब जब इकोनॉमी में कुछ होता है तो सफर कौन करता है? बिजनेस। बिजनेस को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, इज नोन एज एक्सटर्नल इकोनॉमिक शॉक। कैसे एक्सटर्नल इकोनॉमिक शॉक? इन्फ्लेशन। मार्केट में
इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ती है, सफर कौन करेगा? बिजनेस एज वेल एज कस्टमर्स ऑब्वियसली। इंटरेस्ट रेट्स गवर्नमेंट बढ़ा देती है, सफर कौन कर रहा है? इकोनॉमी। टैक्स बढ़ जाते हैं, आप सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं पिछले 3 4 5 6 सालों से। टैक्सेस का बच्चे बच्चे को पता चल चुका है। अब टैक्स जितने ज्यादा बढ़ रहे हैं, ये सारे एक्सटर्नल इकोनॉमिक शॉक्स हैं। इसी तरह इकोनॉमी में कुछ बुरा हो जाता है, कोई वॉर्स हो जाती हैं, कोई पेंडेमिक, कोई कोविड टाइप चीज आ जाती है, तो आप देखते हो कि एकदम से आपकी जो बिजनेस है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो दिस दीज आर द बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप। वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड अगेन। इसके बारे में एग्जाम्स में बड़े क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। देन another new part is role of an enterprise in economic development of a country. अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑब्वियसली इकोनॉमी से रिलेट करती है, एंड क्वेश्चन इज रोल ऑफ एन एंटरप्राइज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। अब एक बिजनेस जब मूव ऑन करेगा तो फिर उसकी वजह से इकोनॉमी को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? तो देखिए, सबसे पहले अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो क्रिएशन ऑफ जॉब्स। यू ऑल अंडरस्टैंड, कहीं पर भी बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट होगी, लोगों को जॉब्स मिलेंगी। इवन इफ देयर इज अ सोल ट्रेडर, वन मैन शो, एक छोटी सी कॉर्नर शॉप भी आपके एरिया में बनती है, तो वो भी 2 3 लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स प्रोवाइड करेगी। तो इसी तरह जब कोई एंटरप्राइज, जब कोई एंटरप्रेन्योर अपना आइडिया फ्लोट करेगा, बिजनेस स्टार्ट करेगा, तो कुछ ना कुछ एम्प्लॉयज को लेके आएगा। तो मतलब क्या हुआ? क्रिएशन ऑफ जॉब्स। सेकेंडली, वंस अगेन, कोई भी बिजनेस होगा, दे आर प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कोई ना कोई गुड्स बना रहे हैं, कोई ना कोई सर्विस दे रहे हैं। उससे क्या होगा कि आपकी इकोनॉमी की जो जीडीपी है, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, वो इंक्रीज करेगी। अब जीडीपी किसको कहते हैं? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ओवर अ ईयर। तो एक साल में जो जो चीजें प्रोड्यूस होंगी, तो ऑब्वियसली छोटा बिजनेस भी तो कंट्री में कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहा है ना, कुछ ना कुछ सर्विसेज दे रहा है ना। तो उससे फिर क्या होगा कि आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। थर्डली, कोई भी बिजनेस होगा वो टैक्स पे करेगा। अच्छा, कुछ बिजनेस होते हैं जिनके प्रॉफिट्स कम होते हैं, दे आर नॉट अंडर टैक्सेबल स्लैब, उनको चले ठीक है हम थोड़ा कुशन दे देते हैं, छोड़ देते हैं। बट बिजनेसेस जब जब ग्रो करते हैं तो वो टैक्स पे करते हैं। इसका मतलब ये है कि टैक्स किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है। और गवर्नमेंट उस टैक्स को कहाँ यूज करती है? ये देखें, कम्युनिटी डेवलपमेंट। और टैक्स क्या है कि टैक्स इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। आखिरी चारों पॉइंट्स आप एक जगह कनेक्ट कर सकते हैं कि टैक्स से आपकी वेल्थ क्रिएशन होती है, और उससे क्या होता है? कम्युनिटी की बेटरमेंट। कैसे? जब वो टैक्स गवर्नमेंट के पास आता है तो गवर्नमेंट क्या करती है? उस टैक्स को यूज करती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पुअर्स। गवर्नमेंट ऐसी चीजें प्रोवाइड करती है जो इक्वल लिविंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करती हैं हर एक को। जैसे कि गवर्नमेंट एक तो गरीब को सपोर्ट कर रही है उनके लिए, और जैसे फिर एक जैसी चीजें यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट दे रही है, जैसे रोड्स बना रही है, इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर रिच और द पुअर्स। गवर्नमेंट आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर रही है, ठीक है, आपके लिए स्ट्रीट्स बना रही है, आपके लिए पब्लिक पार्क बना रही है, आपके लिए फिर जो आपकी लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए चीजें हैं वो बना रही है, कभी हॉस्पिटल्स बना रही है, कभी स्कूल्स बना रही है। ऑल दो प्राइवेट सेक्टर इज देयर, दे आर डूइंग इट, बट द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ गवर्नमेंट के गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जहां गरीब है वहां अमीर है, जहां अमीर है वहां गरीब है। तो अब आपने देख लिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होती है। तो इस तरह आपके जो एंटरप्राइजेस होते हैं या बिजनेस एंटरप्राइज हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, जब वो अपने बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। कहीं ना कहीं उनका पर्पस हो ना हो, लेकिन इकोनॉमी सपोर्ट हो रही होती है। और वंस अगेन ये क्वेश्चन आपके पेपर्स में मौजूद है, पेपर 1 के अंदर। तो आज के इस लेक्चर में हमने जो अंडरस्टैंड की बात यहां तक, वो यही है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उससे पहले स्कार्सिटी, फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, और फिर आखिरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हमने ज्यादा टारगेट किया, नोन एज एंटरप्रेन्योर। और फिर हमने एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज, रोल्स और बाकी चीजें पढ़ी। तो ये चीजें आई होप आप सब अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। आप तमाम बच्चों ने इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। इसके बाद हम आगे मूव ऑन करेंगे इंट्राप्रेन्योरशिप की तरफ।
और यू ऑल अंडरस्टैंड कि ये जो कॉन्सेप्ट है एएस बिजनेस के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह एंटरप्रेन्योरशिप आगे मूव ऑन करती है। तो आज आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग बिजनेस एक्टिविटी। That's all for today's lesson. I hope you have a clear understanding of how this concept works and how to apply it in exam. Don't forget to like this video, subscribe my channel and turn on the notification bell so you never miss a new lecture. See you in next class and stay